सरकारी या संगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनके रिटायरमेंट के लिए प्रोविडेंट फंड का सहारा रहता है, लेकिन जो लोग पीएफ के दायरे में नहीं आते हैं उनके लिए नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में निवेश एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। इस योजना में एसआईपी की तरह आप नियमित रूप से निवेश करते हैं और रिटायरमेंट के बाद आपको एक बड़ा फंड मिलता है, लेकिन बड़े फंड के साथ साथ इसमें एन्युटी यानी पेंशन की भी व्यवस्था रहती है। एनपीएस में निवेश की आपकी रणनीति क्या हो और इसके रिटर्न को आप कैसे चेक करें, कैसे चुने अपने लिए फंड, इन सब पर बात करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं चैन की सांस में सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जितेंद्र सोलंकी जी। जितेंद्र जी नमस्ते, स्वागत है आपका मनी 9 पर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि हम एनपीएस की बात करें उससे पहले रिटायरमेंट प्लानिंग ये एक बहुत ही ज़रूरी आयाम किसी भी पर्सनल फाइनेंस की प्लानिंग में होती है, तो इसकी शुरुआत आपको क्या लगता है कब करनी चाहिए? कौन सा सही समय है कि अब मुझे सोचना चाहिए कि अब मुझे रिटायरमेंट का प्लान करना चाहिए? कोई उम्र का पड़ाव होगा, कोई मेरी कमाई का पड़ाव होगा जब मुझे ये फैसला लेना है। देखिए प्रियंका, रिटायरमेंट प्लानिंग जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन होता है, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग जब हम बात करते हैं तो हम उन ईयर्स की बात कर रहे हैं जहां बिना कमाई किए जितनी आपने जमा पूंजी अपने लिए जमा करी है उस पर आपका जो है रिटायरमेंट ईयर्स जो है वो निर्भर रहेंगे। अब अगर हम लॉन्गिविटी को देखें तो रिटायरमेंट ईयर्स आपके 25 साल भी हो सकते हैं, 30 साल भी हो सकते हैं या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और खाली जो मंथली एक्सपेंसेस है उसके अलावा और बहुत सारे खर्चे भी होते हैं। तो एक अच्छा खासा रिटायरमेंट कॉर्पस आपको चाहिए होता है और इसके अलावा और भी बहुत सारी जरूरतें हो सकती हैं। तो अब जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं तो कोई भी निवेश हम करेंगे, किसी भी तरह का हम एक्यूमुलेशन करना चाहेंगे तो एक लंबी अवधि की जरूरत होती है। और हम ये जानते हैं कि किसी भी निवेश का मूल मंत्र होता है कि छोटी अवधि में कोई भी निवेश आपको ज्यादा रिटर्न नहीं दे सकता। तो अगर हम रिटायरमेंट प्लानिंग पे ज्यादा कॉर्पस जमा करने की बात कर रहे हैं तो मेरी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू से ही हो जानी चाहिए। हालांकि हम बोलते हैं कि जैसे ही आपकी नौकरी लगी एक छोटा निवेश आपके रिटायरमेंट के लिए शुरू हो जाना चाहिए। पर मेरी राय में अगर आप तब भी नहीं करते हैं तो 30 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आपके रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू हो जानी चाहिए, जिससे कि आपके पास 30-35 साल हो एक्यूमुलेट करने के लिए और उस कॉर्पस को जमा करने के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट आपके जीवन के समय में बढ़ती चली जाएगी। राइट तो क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है तो इसीलिए आप रिटायर्ड समय भी आपका एक्सपैंड हो गया है और आपको बड़े समय के लिए तैयारी करनी है, इसलिए जितेंद्र जी कह रहे हैं इसकी शुरुआत जल्दी करनी होगी, जितनी जल्दी उतना अच्छा। अब एनपीएस के बारे में मैं आपसे समझना चाहूंगी कि एनपीएस को जब आप चुनते हैं अपने निवेश के लिए तो इसमें आप रणनीति कैसे बनाने की सलाह देते हैं? ऑटो और एक्टिव चॉइस जैसे दो विकल्प भी मिलेंगे, इसमें आपको क्या लगता है किसे कौन सा चुनना चाहिए? आप क्या टिप देते हैं? रणनीति कैसे बनाएं, फंड को कैसे कोई समझे? ठीक है, एनपीएस पहली बात तो एक लंबी अवधि का रिटायरमेंट प्लानिंग टूल है। इसका और कोई इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सिर्फ आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बना है। तो जब भी आप एनपीएस में निवेश का सोच रहे हैं तो आप ये सोच के चलें कि ये पैसा आप रिटायरमेंट के बाद ही यूटिलाइज करेंगे। अब एनपीएस में निवेश कैसे किया जाए? एनपीएस का जो निवेश है वो एक तरह से म्यूचुअल फंड की तरह होता है। थोड़ा पैसा शेयर बाजार में लगता है, थोड़ा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगा है, थोड़ा कॉर्पस जीसेक में जाता है और थोड़ा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में जाता है। आपको चॉइस मिलती है कि आप किसमें कितना हिस्सा आप रखना चाहते हैं। अब एनपीएस में दो ऑप्शन मिलते हैं, एक्टिव और ऑटो चॉइस। जो लोग एसेट एलोकेशन खुद समझते हैं और कॉर्पस को मैनेज करना जानते हैं उनके लिए ऑटो चॉइस बहुत अच्छा हो सकता है। ऑटो चॉइस के अंदर आपको इक्विटी में 75% तक का एक्सपोजर लेने की छूट होती है और आप अपने हिसाब से जितना एक्सपोजर जब चेंज करना चाहें कर सकते हैं। तो ये उनके लिए ज्यादा अच्छा है जो एसेट एलोकेशन समझते हैं और म्यूचुअल फंड्स को कैसे मैनेज किया जाता है, इक्विटी डेट इसको हम कैसे कॉर्पस हम शिफ्ट कर सकते हैं, कब हम स्विच कर सकते हैं, फिर लंबी अवधि में जो इक्विटी में निवेश अपना रोक के रख सकते हैं उनके लिए अच्छा है। यानी ये लेकिन हुआ जो लोग जितेंद्र जी एक्टिव ना, ये एक्टिव हुआ जिसमें आप खुद से। एक्टिव एक्टिव मैनेजमेंट, हम एक्टिव और पैसिव की बात करते हो तो एक्टिव मैनेजमेंट मतलब मेरा उसमें इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। ओके अब मैं अपनी अच्छा, आपने हिसाब शायद से उसके स्लिप ऑफ एक्सपोजर टंग को में मैं चेंज कर ऑटो रहा हूँ। कह दिया था इसलिए मैंने पूछा। ये एक्टिव है जिसमें मैं खुद ही मॉडिफाई एक्टिव, करने का मैं जी जी। कर पाऊंगी। अब ऑटो में क्या होता है? ऑटो में लाइफ साइकिल फंड होता है।
ऑटो में क्या होता है कि लाइफ साइकिल फंड में आपको 3 ऑप्शन होते हैं, एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव। ओके। अब एग्रेसिव के अंदर आपको 75% तक इक्विटी एक्सपोजर होता है, मॉडरेट के अंदर मैक्सिमम 50% तक होता है और कंजर्वेटिव मैक्सिमम 25% तक। अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं कि आप किस में जाना चाहेंगे। या और कई बार लाइफ स्टेजेस पे भी डिपेंड करता है। अब मान लीजिए आप कंजर्वेटिव प्रोफाइल या बहुत ज्यादा इक्विटी में पसंद नहीं करते हैं, तो आप कंजर्वेटिव चूज कर सकते हैं। लेकिन आप यंग है, मान लीजिए 30 साल में आपने शुरू किया, 35 साल में आपने शुरू किया, तो आप जो है एग्रेसिव प्रोफाइल में जा सकते हैं। ऑटो में क्या होता है कि ईयर ऑन ईयर ये जो इक्विटी एक्सपोजर है ये कम होता चला जाता है और आपका जीसेक एक्सपोजर बढ़ता चला जाता है। तो 35 साल तक आपको ये 75%, अगर एग्रेसिव हम बात करते हैं, 35 साल की एज तक 75% एक्सपोजर होता है। इसके बाद एवरी ईयर 5% ये कम होता चला ओके। जाएगा। और जब आप 50-55 तक आप एज पहुंचेगी तो आपका इक्विटी एक्सपोजर जो है वो 15-20% तक रह जाता है। ठीक है। वहीं दूसरे फंड्स में भी ऐसे ही होता है। तो जो ऑटो चॉइस है उसके अंदर आपका इक्विटी एक्सपोजर अपने आप कम होता चला जाएगा। तो जनरली जो हम रिटायरमेंट प्लानिंग की प्लानिंग करते हैं ना, कि हम ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर अभी लें और जैसे रिटायरमेंट के नजदीक पहुंचे तो हम एक्सपोजर हम कम करते चले। तो जो लोग ऑटो एलोकेशन नहीं कर सकते अपने आप, उनके लिए ऑटो जो चॉइस जो है वो बेहतर हो जाती है। राइट। जितेंद्र जी, एनपीएस के अलावा पेंशन के लिए बाजार में और कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं? आप क्या सलाह देते हैं? अगर मैं कहूँ एनपीएस से अगर आप दूसरे प्रोडक्ट्स को कंपेयर करें तो आपको क्या लगता है और कौन से विकल्प हैं जो इसी की तरह हैं और उन पर लोगों को ध्यान देना चाहिए अगर वो एनपीएस जैसा निवेश नहीं करना चाहते हैं? देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग की अगर हम बात करते हैं तो एनपीएस के कंपैरिजन में आपके पेंशन प्रोडक्ट्स आते हैं जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा होते हैं, जिसमें आप निवेश कीजिए, जो भी एज आप चूज करते हैं और उसके बाद आपको पेंशन मिलना शुरू होता है। अब उसके अंदर ट्रेडिशनल पेंशन प्रोडक्ट्स भी हैं, यूलिप पेंशन प्रोडक्ट्स भी हैं। तो अगर आप यूलिप पेंशन प्रोडक्ट चूज करते हैं तो लगभग वो एनपीएस जैसा ही ऑप्शन होता है। हालांकि एनपीएस जैसी चॉइस आपको नहीं मिलती है, लेकिन यूलिप के अंदर भी आप जो है मार्केट लिंक रिटर्न ही कमा रहे हैं। तो वो पेंशन प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। इमीडिएट एन्युटी होता है, डिफर्ड एन्युटी होता है। हम यहाँ पे एनपीएस का कंपैरिजन कर रहे हैं डिफर्ड एन्युटी के साथ। आप आज शुरू कीजिए निवेश, 20-25-30 साल तक आपने निवेश किया, उसके बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। तो ये विकल्प जो है एनपीएस के कंपैरिजन में अवेलेबल है, जो मिलते जुलते प्रोडक्ट्स हैं। ओके। और अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो एनपीएस का अगर कोई रिटर्न ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहता है तो वो इसे कहाँ से पता चल सकता है? और म्यूचुअल फंड में क्या कोई बेहतर विकल्प हो सकता है? मैं कैसे स्पॉट करूं कि अब कुछ 11 जो है फंड हाउसेज हैं जो कि एनपीएस फंड अब लेकर आएंगे, इसमें से 4 को अभी अभी जो है अनुमति मिली है, पहले से 7 थे। इसमें मैं कैसे चुनूं, मैं क्या देखूं इन्हें सिलेक्ट करते वक्त? देखिए, एनपीएस के अंदर जितने भी फंड मैनेजर हैं उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। अब तो 5 साल से ज्यादा हो चुका है। इसका रिटर्न हर नेशनल न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है। दूसरा, एनएसडीएल की वेबसाइट है जो कि सीआरए है एनपीएस के लिए, उनकी वेबसाइट पे इसके रिटर्न पब्लिश होते हैं, जिसमें 3 साल, 5 साल, 1 साल का रिटर्न, यानी इंसेप्शन से लेकर अब तक क्या रिटर्न दिया है एनपीएस के अलग अलग फंड्स ने, वो आपको अवेलेबल है। तो जब कोई भी आप सिलेक्शन करते हैं एनपीएस में कि मैं किस फंड में जाऊं, तो रिटर्न एक क्राइटेरिया जरूर बनता है। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा जो है इसमें जैसे म्यूचुअल फंड में आपको फैक्ट शीट मिलती है, दूसरी चीजें मिलती हैं, वो इसमें आपको नहीं मिलता है। लेकिन एक ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है कि कौन से फंड ने किस तरह का कंसिस्टेंसी रिटर्न दिया है। तो आप जब चूज करते हैं तो वो कंसिस्टेंसी एक बड़ा सिलेक्शन पैरामीटर बन जाता है आपके लिए। बहुत ज्यादा वेरिएशन वाला फंड होगा, इसका मतलब बहुत ज्यादा उसमें आपको अपने ही पोर्टफोलियो पे वेरिएशन देखने को मिलेगा। अब इसमें जो एक सबसे बड़ी खास बात है ये कि एनपीएस में आपको फंड मैनेजर चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। तो यानी कि आप हर साल ये देख सकते हैं कि अगर ये फंड मैनेजर अच्छा नहीं कर रहा है और दूसरा फंड मैनेजर अच्छा कर रहा है, तो मैं इस फंड से दूसरे फंड में स्विच कर सकता हूं बिना किसी कॉस्ट के। जितेंद्र जी, कुछ दर्शकों के सवाल भी लेकर आते हैं, एनपीएस से जुड़े ही सवाल हमारे पास आए हैं। विजय पवार जी का पहला सवाल है, बता रहे कि एनपीएस में 10,000 रुपये ये हर महीने निवेश करना है। अब इन्हें पता चल रहा है कि 7 साल के जब ये होंगे तो इन्हें पूरी रकम नहीं,
कुछ ही रकम मिलेगी, यानी 60% इन्हें जो है वो एक लमसम मिलेगा और उसके अलावा इन्हें एन्युटी लेना अनिवार्य है। अब पीएफ में इस तरह की कोई बाध्यता नहीं होती है, तो फिर एनपीएस में क्यों निवेश करें? ये इनको लग रहा है कि एक तरह से ये बंद गए, सिर्फ 60% पैसा ही इन्हें मिलेगा। एनपीएस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है रिटायरमेंट प्लानिंग, और यानी कि आपकी रिटायरमेंट के लिए पैसा। एन्युटी का प्रोविजन इसलिए रखा गया है ताकि आपको अगर पूरा पैसा मिले, तो कई बार क्या होता है कि आपकी रिटायरमेंट के टाइम पे, ऐसे टाइम पे आपकी बहुत सारी ज़रूरतें आगे आ जाती हैं और आप अपना रिटायरमेंट का पैसा उन ज़रूरतों के लिए खर्च कर देते हैं। उससे बचने के लिए एनपीएस के अंदर ये प्रोविजन रखा गया है कि आपको विड्रॉल ऑप्शन तो मिला है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से 60% तो निकाल सकते हैं, लेकिन 40% फिर भी आपको एन्युटी की फॉर्म में मिलेगा, ताकि आप जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो आपके मीट होते रहे। ऐसा ना हो कि आपको अगर पूरा पैसा विड्रॉल आप कर लें और उसको कहीं और यूटिलाइज कर दें, तो फिर आप अपना रिटायरमेंट का खर्चा कैसे निकालेंगे। और पीएफ में हमने कई केसेस देखे हैं ऐसे, जहां पीएफ का पैसा जो है वो बच्चों की शादी के लिए या किसी और गोल के लिए पूरा यूटिलाइज हो जाता है, और पेरेंट्स के पास जो है रिटायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा फंड नहीं बचता है। तो ऐसी ऐसे जो सिचुएशंस है उनसे बचने के लिए एनपीएस में एन्युटी का ऑप्शन रखा गया है। ओके, तो फिर आपको उदास नहीं होना चाहिए। इस पूरे प्लान का मकसद ही है कि आपको कुछ पैसा जो एक साथ मिल जाए और कुछ पैसा आपको रेगुलर इनकम के तौर पर मिले, तो इसीलिए इसको आप पीएफ से इसका कंपैरिजन भी सही नहीं होगा, और पीएफ जो है वो केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो नौकरी करते हैं। अगला सवाल लेकर आते हैं। प्रशांत ने ये सवाल पूछ रहे हैं कि इनकम टैक्स सेविंग के लिए एनपीएस कैसा विकल्प है, इसमें निवेश से टैक्स में कितनी बचत वो कर पाएंगे? देखिए, एनपीएस में दो तरह के टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। पहला, एनपीएस 80C के दायरे में आता है, तो आप 1.5 लाख तक अगर एनपीएस में निवेश करते हैं तो आप 80C के अंदर टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं। अब क्योंकि 80C के बेनिफिट के अंदर बहुत सारे निवेश, बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं, तो कई लोगों को 80C का जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाता है। इसमें एक और प्रोविजन है कि आप अगर एडिशनल ओवर एंड अबव 80C अगर एडिशनल 50,000 आप निवेश करते हैं, तो वो 50,000 का डिडक्शन आप अपनी इनकम से पा सकते हैं। यानी कि 80C के एनपीएस के अंदर आप 2 लाख तक का डिडक्शन अपनी इनकम से ले सकते हैं। वो टैक्स बेनिफिट आपको इसमें दिया गया है। राइट, तो आप एक तो एटीसी के अंतर्गत ले सकते हैं, और अगर एटीसी आपका जो है वहाँ पे आपने सारे निवेश कर दिए हैं, तो आपको इसके ऊपर भी ओवर एंड अबव 50,000 की छूट जो है मिल सकती है। साथ ही में जितेंद्र जी, एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट करता है एनपीएस में, तो उसमें भी टैक्स छूट क्लेम की जा सकती है ना? हाँ, उसमें भी टैक्स छूट है कि 10% ऑफ बेसिक सैलरी अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, तो वो आपका इनकम टैक्स से डिडक्शन अवेलेबल है, जो इससे बाहर होता है। यानी कि 80C से वो बाहर होता है, तो वो एडिशनल डिडक्शन है जो आपको मिल सकता है इसके अंदर, एनपीएस के अंदर। तो एनपीएस के अंदर टैक्स बेनिफिट अच्छे दिए गए हैं। राइट, तो टैक्स के मामले में एनपीएस जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से आपको टैक्स बचाने में भी मदद कर सकता है, और अगर आप कुछ भी नहीं बचा रहे अपने रिटायरमेंट के लिए, तो एनपीएस एक अच्छा सेफ एंड सिक्योर रास्ता है जो आपको एक तरह से फोर्स्ड सेविंग करवा देता है। रिटायरमेंट तक आप उसे बचाएंगे, आपको एक मुश्त रकम भी मिलेगी, फिर एन्युटी भी लेंगे। थैंक यू सो मच जितेंद्र जी, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। थैंक यू।